रिजर्वेशन रिजर्वेशन को जस्टिफाई करने का सबसे बेस्ट पॉइंट ये है फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप जो है वो हर कॉन्टिनेंट को एक रिजर्वेशन देता है, पर्टिकुलर सीट एलोकेट कर देता है। और उसमें ऐसा होता है कि अगर हम सिर्फ एफिशिएंसी से जाए तो सिर्फ यूरोप और साउथ अमेरिका का टीम ही नॉमिनेट हो पाएगा, क्योंकि रैंकिंग 1 से 32 तक यूरोप और साउथ अमेरिका का टीम ही होता है। तो फीफा इसको ग्लोबल इवेंट बनाने के लिए वो सबको चार पांच करके हर कॉन्टिनेंट को सीट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और जब ये इवेंट होता है तो ये ग्लोबल अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा एक्स्ट्रावेगेंजा होता है। इससे बड़ा कोई ग्लोबल इवेंट नहीं होता है। औ- और जब चांस दिया जाए वीकर सेक्शन को, जैसे कि इस बार का वर्ल्ड कप में देखिए, सऊदी अरबिया ने अर्जेंटीना को हराया। ये जो मोरक्को था उसने स्पेन को हराया। तो गिवन ए चांस वो लोग एक लेवल प्लेइंग फील्ड, उन वो लोग भी दूसरे को हरा सकते हैं। इससे बेस्ट एग्जाम्पल नहीं। एक बहुत पहले मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट को पढ़ा था, उसी में ये था कि व्हाई रिजर्वेशन शुड बी देयर। अगर इसके ऊपर आपको ऐसे लिखना हो तब भी ये पॉइंट पे आपको देना है। जीएस में भी काम आएगा, एथिक्स में भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा। कल से मैं जब भी क्लास लूंगा या परसों से, तो मैं डेली आप लोग को एक एक अच्छा एग्जाम्पल बताऊंगा जिसको आप नोट डाउन करके रखिए। इसको नोट डाउन करके रखिए। ओके सर। सबका ही वॉइस आज ये हो रहा है। तो हम लोग शुरू करते हैं जुडिशियरी से। तो जुडिशियरी अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ शुरू करने से पहले, नोट्स तो सबके पास होगा। ज- जो जजेस होता है वो अनइलेक्टेड होता है, उसको पीपल लोग इलेक्ट नहीं करता है, लेकिन इतना वाइड रेंजिंग पावर इनके पास होता है। क्या ये जस्टिफाइड है कि जजेस लोग अनअपॉइंटेड है, पब्लिक उनको इलेक्ट नहीं करता है, और फिर भी वो लोग इतना वाइड पावर एंजॉय करता है? क्या ये जस्टिफाइड है? इस पे आप लोग कुछ बताइए। क्योंकि अभी लॉ मिनिस्टर ने कहा था ना, दे आर अनइलेक्टेड एंड डिस्पाइट ऑफ दैट दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एंड दे आर अनइलेक्टेड। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि अनइलेक्टेड होके इतना पावर जजेस लोग एंजॉय करना, क्या ये जस्टिफाइड है? ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये इसको बताइए तो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Sir, to create the check and balance on legislature. वो तो जुडिशरी का पावर है। मेरा तो क्वेश्चन ये है कि ये लोग जो है अनइलेक्टेड है और इतना ज्यादा ये लोग पावर एंजॉय करता है, तो ये तो अच्छा नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। हम लोग तो ना उनको हटा पाएंगे। वो लोग अगर चाहे, अगर डिक्टेटर होने का कोशिश करे तो हम तो उसे हटा भी नहीं सकते। आज तक कोई भी जज इम्पीच नहीं हुआ है। क्वेश्चन ये है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, बहुत पहले आया था। सर दे डू सर उन हैव पे भी पावर चेक्स एंड बट बैलेंस तो है ही, उनको ठीक है हटाया तो आपका जा एक पॉइंट, सकता है। ठीक है आपका एक सर पॉइंट ले लिया आप। हाँ बताइए। सर दे डू हैव पावर बट दे डोंट एंजॉय अनचेक्ड पावर। बट दे कैन डिक्लेयर एनी लॉ एज इलीगल ना। And the time they come up with this basic structure, they can declare anything as basic structure. इसमें ये पॉइंट मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये लिख लीजिए आप लोग। कॉन्स्टिट्यूट इंडिया में पार्लियामेंट, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव कोई सुप्रीम नहीं है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। सबसे सुप्रीम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन ही जजेस को अनइलेक्टेड बनाया है। अनइलेक्टेड इसलिए बनाया है कि ये लोग जो जजमेंट देंगे वो पब्लिक ओपिनियन के बेसिस पे नहीं देंगे। क्योंकि आप देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक ओपिनियन के अगेंस्ट नहीं जाता है, पर ये लोग जा सकता है क्योंकि ये लोग अनइलेक्टेड है। और एक अनइलेक्टेड बनाने का इनका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर का ये था कि यहाँ पे क्वालिटी लोग जाएंगे। आप पार्लियामेंट का क्वालिटी देखिए, 10th फेल, 12th फेल, कोई स्कूल ही नहीं गया, 4 मर्डर, 15 रेप, तो वो तो कोई क्वालिटी नहीं है ना। तो इसीलिए एक तो है कि क्वालिटी मेंटेन करने के लिए अनइलेक्टेड होना जरूरी है,
दूसरा वो लोग जो जजमेंट देंगे उसको पब्लिक ओपिनियन से स्वेड नहीं होना है। देयर जजमेंट शुड नॉट बी स्वेड बाय पॉपुलर ओपिनियन। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, ये आंसर लिखने में बहुत काम आएगा। और आपको डिफेंड करना है ये, जैसे कि सबसे बड़ा इशू अभी कॉलेजियम सिस्टम का है। तो कॉलेजियम सिस्टम में ही लॉ मिनिस्टर ने ये कहा था दे आर अनइलेक्टेड एंड डिस्पाइट ऑफ दैट दे आर हैविंग सो मच ऑफ पावर्स। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर डेलिबरेटली मेक देम अनइलेक्टेड, क्योंकि वो लोग जो डिसीजन लेगा, जो जजमेंट देगा, वो पब्लिक ओपिनियन के अगेंस्ट भी हो सकता है। और दूसरा, क्वालिटी, इंडियन जजेस का क्वालिटी वर्ल्ड का कोई भी जुडिशरी से कंपेयर किया जाता है। कोई कोई जजेस तो पूरा वर्ल्ड में फेमस है, वी आर कृष्णा अय्यर पूरा वर्ल्ड में फेमस है। हम लोग जब स्कूल में थे तो उनका आर्टिकल आता था वी आर कृष्णा अय्यर का, ग्रेट इंटेलेक्चुअल। ठीक है, ये 2 पॉइंट के बाद हम लोग शुरू करते हैं अपना जुडिशरी। जुडिशरी का 2 मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है। ओके। हेलो, कोई क्वेश्चन है? Sir, I have a doubt. बताइए। सर, गवर्नमेंट ऑर्डर सुपीरियर है या जुडिशियल ऑर्डर सुपीरियर है? कौन? नहीं, वो तो अपना अपना ये है ना, कोई नहीं सुपीरियर है सर, बोल के हम मतलब नहीं कह सकते। एक ही टॉपिक में कुछ हो गया तो फिर किसका ऑर्डर सुपीरियर ले सकते हैं हम? लास्ट में तो नॉर्मली कॉन्फ्लिक्ट। जुडिशियरी का ही मानते हैं वो लोग, पर ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना एरिया है ना। जैसे कि आप देखिए 370, आर्टिकल 370 जो एब्रोगेशन यस ऑफ सर, आर्टिकल टुडे। 370 में So, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गवर्नमेंट का राइट है उसको करना। तो वो तो उसके अंदर नहीं घुसता है, जिसका जो पावर है वो वहीं पे रहेगा। पर नॉर्मली जुडिशरी को छेड़ते नहीं है ये लोग, बिकॉज ये अच्छा नहीं माना जाता है जुडिशरी का डिक्टेट। अभी हम लोग वही डिस्कस करेंगे ना, so एक का पावर judicial को। function, main function is as a guardian of our constitution. हाँ, तो वो इसीलिए भी। उसको अगर किसी भी चीज में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जुडिशरी विल ऑलवेज हैव अपर हैंड बिकॉज इट इज एंटाइटल्ड टू गार्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन. योर पॉइंट इज टेकन, गुड पॉइंट। पर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो ऐसे मतलब ये के लिए अच्छा है, जुडिशरी का कोई पावर नहीं है इंडिया में। पर कोई नहीं, वो तो हम लोग इनफॉर्मली डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग शुरू करेंगे ना कहाँ कहाँ वो लोग फेल्ड हुआ जुडिशरी, और कहाँ कहाँ वो लोग सक्सेस हुआ। तो देखिए, वो 3 फंक्शन में जैसे आपने एक बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड करना है, पर 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन ऐसे लिखना है आपको आंसर में। टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, जो मैंने अपने नोट्स पे लिखा है, फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन बाय एग्जीक्यूटिव, फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन बाय अदर ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन, फर्स्ट फंक्शन। दूसरा है टू रिव्यू द लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर एंड इम्प्लीमेंटेड बाय एग्जीक्यूटिव। 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन, पहला फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना है, दूसरा जो लॉज बना रहे हैं लेजिस्लेचर और जिसको एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसको देखना है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर ना जाए। यही 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अभी जो मैंने नोट्स दिया है, देखिए इसमें अगर आप लोग क्लियर हो गया तो जुडिशरी के ऊपर में कोई भी क्वेश्चन लिख पाएगा, क्योंकि उनका इजी टॉपिक है जुडिशरी। देखिए जब स्टार्ट हुआ था फेज, आपके नोट्स में भी मैंने देखा है, ये लुकमान सर के नोट्स पे उन्होंने शायद फेज वाइज लिखा हुआ है। फर्स्ट फेज पैसिव जुडिशरी, ऐसा लिखा हुआ है, फेज वाइज दिया हुआ है जुडिशरी का। यस सर, उन्होंने दिया है पहले 1981 तक, फिर उसके बाद के डेवलपमेंट्स उन्होंने केसेस के बेसिस पे डिवाइड करा है. हम भी केसेस के बेसिस पे ही करेंगे। यस सर, पर उन्होंने जैसे फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, फिर थर्ड फेज और 2014 से फोर्थ फेज जो एनजेसी वाला था. ठीक है, ठीक है, वो मैं भी वही, मेरा नोट्स में भी आप देखेंगे वही है। तो फर्स्ट फेज जो है 1947 से 67 के माना जाता है। इसमें जो है 1947 से 67 में इंडिया पुअर कंट्री था, पर कैपिटा इनकम बहुत कम था। तो जुडिशियरी नॉर्मली एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में इंटरफियर नहीं करता था फर्स्ट फेज में। और मोस्टली जो पार्लियामेंटेरियन थे और जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में जितने लोग थे
वो लोग सब फ्रीडम फाइटर थे, तो जुडिशरी ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता था। इसका एग्जाम्पल पहला ये है कि लैंड सीलिंग एक्ट जब पास हुआ, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम राइट टू प्रॉपर्टी वाज ए फंडामेंटल राइट। तो उसको बाईपास करने के लिए लैंड रिफॉर्म पास हुआ, और हम लोगों ने 9th शेड्यूल बनाया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के तहत, और उसमें हम लोगों ने लैंड रिफॉर्म को रख दिया। पर जुडिशरी ने उसमें कुछ क्वेश्चन नहीं किया। जुडिशरी 1950s में ए गोपालन केस में बोला है, एसी अपहेल्ड द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। 1950s का जो ए गोपालन केस है वो है आपके पास, आपके नोट्स में है। 1950s में ए गोपालन केस जो हुआ था, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लोग सिर्फ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो करते हैं, तो उन लोगों ने इंटरफेयर नहीं किया। और उस समय फंडामेंटल राइट बहुतों का लैंड ले लिया गया, पर इन लोगों ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, कोई बताएगा प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? सबको पता होगा, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ क्या डिफरेंस है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ, पीटी में भी आएगा ये। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस है? कोई कोई नहीं बोल रहा है। सर वो दोनों कंसेप्ट में कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसीलिए मैं पूछा कि देखिए, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ वो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। उसमें यह है कि पार्लियामेंट को सुप्रीम माना जाता है, सिर्फ प्रोसीजर को चेक करेगा कि लॉ सही से बना है कि नहीं। एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग द लॉ, प्रॉपर प्रोसीजर इज फॉलोड और नॉट, उसको जो चेक करते हैं उसको प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। मतलब ये बस एक ये देखते हैं कि आप लोगों ने पार्लियामेंट में बिल लाया, बिल को पास कराया, उसमें उसके अंदर कुछ भी हो उनको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ ब्रिटेन में फॉलो होता है। ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, वहां कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है, वहां पार्लियामेंट सुप्रीम है। तो इसीलिए पार्लियामेंट से बना हुआ लॉ को सुप्रीम कोर्ट, उनका कोर्ट ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करता है। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ का मतलब यही है कि लॉ के अंदर क्या है, उसका स्पिरिट क्या है, व्हाट इज बिहाइंड द लॉ क्या है, वो नहीं चेक करते हैं। बस ऊपर से देखते हैं कि प्रॉपर प्रोसीजर से बना है। और ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ का मतलब होता है कि इंटेंशन क्या है लॉ बनाने का। आपका इंटेंशन तो ये नहीं है कि फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जाए, या आपका इंटेंशन कुछ गलत तो नहीं है, उसको भी चेक करते हैं। तो वाइडर पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। यूएस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चलता है, तो इंडिया में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बहुत लेट तक नहीं आया था। तो याद रखिएगा, जो ए गोपालन केस हुआ था उसमें ड्यू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को अपहेल्ड किया गया था कि ये सही है, हम लोग इतना निटी ग्रिटी में नहीं घुसेंगे, लॉ में कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं। और ब्रिटिश कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। और ओके सर। सर इसलिए ये हाँ बताइए। सर इसलिए ये नेचुरल जस्टिस पे फंक्शन करता है, ये हाँ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हाँ, ड्यू प्रोसेस ऑफ नेचुरल जस्टिस पे फंक्शन करता है, क्योंकि लॉ के निटी उसके अंदर क्या है वो भी देखते हैं लोग। और ये मेनका गांधी केस जो 1978 में हुआ था, तभी जो सुप्रीम कोर्ट है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। आप ये याद रखिएगा कि पहला केस कौन इंपॉर्टेंट है। ए गोपालन केस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ को अपहेल्ड किया गया था। और यस। सेकेंड फेज है 1967 से 75 के बीच में। इसमें बहुत झगड़ा हुआ है, ये के बीच में एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर सबके बीच में बहुत झगड़ा हुआ है। तो इसीलिए इसको कॉन्फ्रोंटेशनल फेज भी कहा जाता है। इसमें 1967 में पहला गोलकनाथ केस हुआ था। गोलकनाथ केस में एससी ने कहा था कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट हो फंडामेंटल राइट में या डीपीएसपी में, तो फंडामेंटल राइट हमेशा प्रिवेल करे। देखिए, ये क्वेश्चन जीएस में आएगा ही, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का कंपैरिजन। तो याद रखना है, जो गोलकनाथ केस हुआ था 1967 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इफ देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, देन तो फंडामेंटल ऑलवेज प्रिवेल।
सर हमने जो अभी ये कैटेगराइज करा है ये तो बेसिक स्ट्रक्चर के केसेस के बेसिस पर करा है, फेज जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये पर झगड़ा मतलब ये रिलेशनशिप के बेस्ड पे है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का रिलेशनशिप क्या था। अच्छा, तो सर हमने जो सेग्रीगेट करा है वो हम्म। हमने केसेस, मतलब जैसे पहला केस जजेस केस 1, जजेस केस 2, ठीक है, उसके वो आप बेसिस देख पे फेज लीजिएगा, आउट करा है। वो आप देख लीजिएगा, पर मैंने जैसा प्रिपेयर किया है वो मैं आपको बता देता हूँ, उससे आपको हेल्प मिलेगा। और वहां तो आपके पास नोट्स है ही ना, आप देख ही सकते हैं। तो ये है कि सेकेंड फेज में बहुत झगड़ा हुआ है। फर्स्ट ये है कि गोलकनाथ केस हुआ था, उसमें एससी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इफ देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, देन फंडामेंटल राइट्स विल ऑलवेज प्रिवेल। तो इसको बाईपास करने के लिए इंदिरा गांधी ने 24th एंड 25th अमेंडमेंट लाया। इन 24th अमेंडमेंट आर्टिकल 368 वाज अमेंडेड, और पार्लियामेंट अपने आप को पावरफुल बनाया, और पार्लियामेंट ने बोला कि वी कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जो 1966 667 का गोलकनाथ केस का जो जजमेंट था, उसको बाईपास करने के लिए इंदिरा गांधी ने अपना 24th एंड 25th अमेंडमेंट एक्ट लाया। और उसमें 24th में ये था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। उन्होंने आर्टिकल 368 को ही चेंज कर दिया। और 25th अमेंडमेंट में ये था कि प्रीवी पर्स जो था, जो राजा लोगों को दिया जाता था, उसको हम लोगों ने 9th शेड्यूल में ला दिया। ये पता होना है, मतलब बस इतना ही है। उसके बाद ये तो झगड़ा चल रहा है। तो 1973 में केशव नंदा भारती केस हुआ, जो सबको पता है, आप लोग सबको पता होगा। इसमें इसमें कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हार्मोनियस एग्जिस्टेंस होना चाहिए फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में। मतलब डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट दोनों को, दोनों में से कोई सुप्रीम नहीं है। और पार्लियामेंट अब कोई भी आर्टिकल को अमेंड कर सकता है एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर, और उन लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया। और ये बेसिक स्ट्रक्चर बोल के चीज वर्ल्ड में कहीं नहीं है, नो वे इन द वर्ल्ड इट इज फाउंड, इट इज एन इंडियन इनोवेशन। ऐसा भी याद रखिएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर 1973 में केशव नंदा भारती केस में आया। उसमें उन लोगों ने ये जजमेंट दिया कि पार्लियामेंट हैज द राइट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, बट बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं करेंगे। और बेसिक स्ट्रक्चर को उन्होंने डिफाइन नहीं किया, तो वो लोग अपने आप को बहुत पावरफुल बना लिया, और आज भी इसका झगड़ा चल रहा है। फिर थर्ड फेज आता है 1975 से 77 में। थर्ड फेज में ये डार्केस्ट फेज ऑफ जुडिशरी है, जुडिशरी फेल्ड द नेशन। इसी फेज में इमरजेंसी लगा था। तो इसी में एडीएम जबलपुर केस हुआ 1976 में। आप लोग एडीएम जबलपुर केस, केशव नंदा भारती केस, गोलकनाथ केस, ए गोपालन केस, ये चार केस तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं उसका समरी बता देता हूँ। एडीएम जबलपुर केस में ये हुआ था कि हेवियस कॉर्पस पिटीशन फाइल हुआ, किसी को अरेस्ट किया था गवर्नमेंट ने। तो वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और गवर्नमेंट बोला था कि ऑल ऑफ देम हैज बीन अरेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। सबको अरेस्ट किया गया है प्रॉपर प्रोसीजर से। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपने प्रॉपर प्रोसीजर से अरेस्ट किया है तो कोई बात नहीं। तो वो तो फेल्ड हो गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट फेल्ड हो गया। तो उसके बाद आता है एडीएम जबलपुर केस, मतलब इंडियन जुडिशरी के हिस्ट्री में बहुत डार्केस्ट फेज है। उनने फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल को भी वो लोग ये नहीं कर पाया, सेफ गार्ड नहीं कर पाए। उसके बाद फिर 1977 से 80 के बीच में थोड़ा सा रिवाइवल होता है सुप्रीम कोर्ट का। उसी में 1978 में मेनका गांधी केस है, और मेनका गांधी केस में ही ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ फर्स्ट टाइम आया। ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ का मतलब ये होता है कि स्पिरिट बिहाइंड द लॉ, लॉ का इंटेंशन क्या है वो भी चेक कर सकते हैं। सिर्फ प्रोसीजर नहीं देखेंगे, लॉ का इंटेंशन भी देखेंगे, लॉ का स्पिरिट भी देखेंगे। और वो किसी कोई इनडायरेक्टली वे में भी
फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करता है, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो 1978 में मेनका गांधी केस हुआ था। मेनका गांधी का पासपोर्ट कॉन्फिस्केट कर लिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका वो उनको लौटा दिया, और सुप्रीम कोर्ट अलाउड मेनका गांधी टू ट्रेवल अब्रॉड। उसके बाद फिफ्थ फेज है 1980 से जुडिशियल एक्टिविज्म का। जुडिशियल लोकस स्टेंडी। लोकस स्टेंडी का मतलब पता है किसी को? लोकस स्टेंडी, स्टैंडाई प्रोनाउंस होता है। लोकस स्टैंडाई का मतलब यह है कि जिसका राइट वायलेट होता है सिर्फ वो ही जा सकता है कोर्ट में। तो ये इससे पहले, मतलब ये मेनका गांधी केस से पहले, और जब जुडिशियल एक्टिविज्म इंडिया में आया तो लोकस स्टैंडाई को हटा दिया गया जुडिशरी के पार्लेंस से। ठीक है, तो यही थोड़ा सा डिस्कस करना था, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि जुडिशियल रिफॉर्म क्या क्या होना चाहिए। तो जैसे अभी आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो गवर्नमेंट ने बनाया था, और अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ जजेस क्या पार्टिसिपेटरी होना चाहिए क्या? बताइए तो आप लोग। जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है जजेस का, वो क्या ठीक है कि पार्टिसिपेटरी होना चाहिए? ये यही सब क्वेश्चन है अभी जो डिस्कस हो। होना चाहिए सर। मतलब क्यों? सर बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर द पीपल बाय द पीपल, तो उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन। और पीपल का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सर लेजिस्लेचर के थ्रू ही हो पाएगा फिर वो तो वो आपको नहीं लगता है कि फिर तो इंडिपेंडेंस जुडिशरी का रह ही नहीं जाएगा? वो लोग तो उसके सब्सिर्विएंट हो जाएंगे, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के। वो तो काइंड ऑफ सर अभी भी होता है अगर मेजोरिटी गवर्नमेंट होती है तो। हाँ, वो तो कल डिस्कस किए ही थे हम लोग। पर नहीं, ये पार्टिसिपेटरी आपका एक ओपिनियन है, और कोई बताएगा? मैं नहीं मानता हूँ कि किसी का पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, पर ओपिनियन है ये। हाँ मैं हाँ ओपिनियन ठीक। अलग अलग बताना चाहता हूँ। आंसर में आपको दोनों साइड लिखना है ना। सो हाँ, बताइए। सर हम जुडिशरी को कंप्लीट इंडिपेंडेंस भी नहीं दे सकते कॉलेजियम का, क्योंकि उसमें भी फेवरेटिज्म प्ले होता है। राइट। बट जैसे हमने कल डिस्कस करा था कि हम एक स्पीकर को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देंगे, छोटा सा एक रिकमेंडरी, कोई 5 लोगों का कमिटी होगा जो उनको रिकमेंड करेगा। तो सिमिलरली हम इसमें भी ये चीज कर सकते हैं जिसमें हम तीनों ऑर्गन से मेंबर्स ले सकते हैं, एंड वी तो कैन हैव आपका ये सेपरेशन ऑफ पॉइंट आपका ये पॉइंट मैंने ले लिया, पर इसको मैं काउंटर करूंगा। मैं ये बोलूंगा कि वो लोग जो मिनिस्टर बनाता है वो लोग तो किसी से सजेशन नहीं लेता है, और वो लोग जो गवर्नर बनाता है सारे स्टेट में, वो लोग तो जुडिशरी से सजेशन नहीं लेता है। वो तो यूनिलेटरल होता है। मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, मैं आपको दोनों साइड बता रहा हूँ। आंसर ऐसे ही लिखना होगा अगर आपको अच्छा मार्क चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। सर, आप ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इससे हमें भी हेल्प हो रही है कि और डायमेंशन हम सोच पाए। हाँ हाँ, वही वही, इसीलिए ना मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी नोट्स उस तो आपके पास है ही, और थोड़ा बहुत मेरे पास जो नॉलेज है वही डिस्कस कर, आपको बेनिफिट होगा, मुझे पता है। सर ये चीज बहुत बढ़िया हो रही है, मतलब मैं भी सोच रही हूँ कि क्या हो पाए। और मैं डेली आप लोग को एक यूनिक यूनिक एग्जांपल दूंगा, आप लोग को अच्छा लगेगा। तो यही है, मतलब अगर अगर वो हम लोग ये कहें कि पार्टिसिपेटरी होता है, आपसे पहले शायद अनुज ने कहा था कि पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, पर पार्टिसिपेटरी वो लोग तो रखना नहीं चाहता है। वो लोग तो गवर्नर को अपॉइंट करता है सारे स्टेट में यूनिलेटरली। वो लोग तो सारे मिनिस्टर को अपॉइंट करता है यूनिलेटरली। वो लोग तो अभी तक जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, यूपीएससी को भी तो यूनिलेटरली ही करता है। और पर वो सर इट हैज टू स्टार्ट समवेयर ना, जहाँ पे हम एक, इट कैन इवन सेट एन एग्जांपल कि अगर ये तो, जुडिशियरी में अलाउ कर दे तो आगे शायद हम्म, जाके गवर्नर सिलेक्ट करने के लिए दे अलाउ जुडिशियल मेंबर्स टू बी अ पार्ट ऑफ द कमिटी। जैसे यूएस में ऐसा होता है कि जो जिसको जज सेलेक्ट कर, मेरा तो, मैं अगर लिखूंगा इसका आंसर तो मैं ऐसे लिखूंगा कि
प्रोसेस ठीक है और जुडिशरी टूथ एंड नेल सपोर्ट करना है कॉलेजियम सिस्टम को, बस वो लोग ट्रांसपेरेंसी ये लाना है कि किस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे हुआ है, और उसका ऊपर में मीडिया में एक बार डिस्कशन होना है ताकि पब्लिक को पता चले। बाकी मैं टूथ एंड नेल हम उसको सपोर्ट करेगा कि कभी भी कॉलेजियम सिस्टम में आप देखिए ना प्रॉब्लम कहाँ पे है। उन लोग जो पॉलिटिकल पार्टी लोग है वो लोग जजेस को अपने साइड करने के लिए वो लोग पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट देता है। वो जजेस लोग गवर्नर बन रहा है, राज्यसभा का एमपी बन रहा है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बन रहा है। तो इस पे एक लाइन था, आप लोग लिख लीजिए, मैंने कहीं पे लिखा है, रुकिए। हाँ, अगर ये लाइन नहीं हो गई, हाँ ये पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स, post retirement jobs raises questions about the quality of pre retirement judgments। ये लाइन आप कहीं पे लिखिएगा, पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स raises questions about the quality of pre retirement judgments। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने बोला था, मैंने लिख लिया। तो मैं आंसर ऐसे लिखूंगा कि कॉलेजियम सिस्टम जो है, ये जो इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर जजेस अपॉइंट देमसेल्फ, ठीक है, जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस को पार्टिसिपेटरी बनाना चाहिए, पब्लिक को मीडिया को इन्वॉल्व करना चाहिए। बट और दूसरा साइड आप देखिए ना, जब हम लोग हाई कोर्ट का जज वो लोग सेलेक्ट करता है तो वो लोग गवर्नर से तो पूछता ही है, और उसका बाद भी जब रिकमेंडेशन जब फिक्स हो जाता है कॉलेजियम का तो वो प्रेसिडेंट के पास उसको भेजता है। तो प्रेसिडेंट का कोई टाइम लिमिट नहीं है, कितना जज का अपॉइंटमेंट 2-2 साल से रुका हुआ है, तो इनडायरेक्टली वो लोग कंट्रोल ही कर रहा है। और उसके बाद भी आप लोग कॉलेजियम सिस्टम में भी उन लोग को घुसाएगा तो ये तो डेथ नेल ऑफ डेमोक्रेसी हो जाएगा। तो यू हैव टू डिफेंड द कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है। ओके सर। यस सर। एग्जाम में ऐसे लिखिएगा, तब तब लगेगा थोड़ा सा डिफरेंट है आपका आंसर, तभी मार्क मिलेगा। और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होने से क्या क्या बेनिफिट होगा बताइए तो। दूसरा रिफॉर्म ये है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होना चाहिए, उससे क्या क्या रिफॉर्म है? सर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैलेंट और प्रीमियर इंस्टीट्यूट अट्रैक्ट होंगे जैसे आईएएस की तरफ होते हैं। सही है, ये भी एक पॉइंट है। और बताइए दूसरे, आपका क्या नाम है? अरुण सर। अरुण, अरुण का पॉइंट ठीक है। और एग्जाम कोई बता? प्रोसेस, एग्जाम प्रोसेस भी सर थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। ये भी है, पर जो पॉइंट है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का वो रियल पॉइंट नहीं आ रहा, क्यों लाना चाहिए? Sir, it will improve per capita justice delivery. कैसे? सर इट स्पॉइल सिस्टम, हाँ, स्पॉइल सिस्टम तो एक सन ऑफ सॉइल फैक्टर। फेवरेटिज्म खत्म होगा, ये होगा। लेकिन आपने जो बोला था कि जस्टिस सिस्टम इंप्रूव होगा, ये कैसे? कोई भी पॉइंट रॉन्ग नहीं है ना, हमको भी कौन सा पता है, हम कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है। मैं तो सीसेट पढ़ाता था, अभी प्रीलिम्स पढ़ाता था, ये फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ पवेट। देखिए, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फायदा ये होगा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, जो जुडिशरी में है ही नहीं। बहुत सारा कॉमेडियन लोग नहीं बोलता है कि बढ़ेगा, क्योंकि आज क्या? तक एक भी वुमेन का भी पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। हाँ, वुमेन का भी पार्टिसिपेंट बढ़, ये तो आज पॉइंट तक मैं आपसे एक- पूछ रहा था। सर वो ना एकदम से नहीं, एक मतलब जैसे आज तक एक भी फीमेल सीजीआई नहीं है। अभी भी एक बनेगी वो, नगर Yes, sir, आजम वही वो बनेगी। वो तो अभी रिकमेंडेशन में था, तो अभी बनेगा, मतलब 3 थे। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ये मैं पॉइंट बहुत सही है, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। और यही है कि क्वालिटी, जैसे उन्होंने कहा कि क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट लोग आएंगे, इसमें टैलेंट पूल इंक्रीज होगा, ये भी सही है।
और प्रमोशन का जो प्रॉब्लम है जुडिशरी में वो भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आईएएस आईपीएस और जितना भी यूपीएससी का सर्विस है उसमें प्रमोशन एकदम 3 साल में सबका होता है, तो प्रमोशन का भी कोई फेवरेटिज्म ये सब सर नहीं और होगा। वो फेवरेटिज्म केसेस में भी होता था, जैसे जज भी उत्तराखंड का ही है और कोई जान पहचान हो, तो इसमें एनी पर्सन लाइक अ पर्सन फ्रॉम आसाम कैन बी अ जज इन बॉम्बे, तो हम्म। वो भी एक लॉयल्टी लाएगा, ट्रांसपेरेंसी लाएगा सिस्टम में। राइट राइट राइट। क्योंकि अभी जो जुडिशियरी एग्जाम्स है, जैसे दिल्ली के लिए अलग होता है, महाराष्ट्र के लिए अलग होता है। हाँ, सब स्टेट वाइज होता है। यस सर, तो फिर वो मतलब अपने ही इसका पढ़ के अपन खुद ही दे रहे हैं, तो यू डू हम्म नॉट नो हु इज हुज फेवरेट एंड व्हाट इज हैपनिंग। हम्म। तो आपका जब भी रिफॉर्म लिखे, अल्टीमेटली रिफॉर्म ही लिखना है, तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस में ये सब आपको दे देना है जितना हम लोगों ने डिस्कस किया। और एक और रिफॉर्म, एक तो मैंने अपॉइंटमेंट का रिफॉर्म बता दिया ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का, और टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजेबल ऑफ केस होना चाहिए कि नहीं, टाइम लिमिट होना चाहिए क्या? सर जो बहुत इंपॉर्टेंट इन केसेस, सर्टेन केसेस। ओके। सर तो जैसे अभी कुछ हम्म केसेस होते हैं, हम जब कल क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिशियंस पढ़ रहे थे, पॉलिटिक्स पढ़ रहे थे, हम्म। तब उनके लिए भी हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात करी है, राइट। तो दैट कैन बी कोटेड हियर एज वेल, कि अगर हमें देखना है तो वी नीड टू हैव दैट टाइम बाउंड जुडिशियल उसमें जुडिशियल एक पॉइंट, जस्टिस। आपको मैं बात में समझ गया, राइट है। उसमें एक पॉइंट ऐड कर लीजिए, स्लोवाकिया में जस्टिस डिलीवरी का 60 डेज का टाइम लिमिट है, स्लोवाकिया में, वो लिख लीजिए, 60 डेज का टाइम लिमिट है। तो टाइम लिमिट होना चाहिए क्योंकि इतना साल तक चल जाता है। और टाइम लिमिट के अंदर में आप ये लिखिएगा कि वुमेन और चिल्ड्रन का जो केसेस ट्रायल हो रहा है उसके लिए तो और भी टाइम लिमिट कम होना चाहिए, क्योंकि चिल्ड्रन बूढ़ा बूढ़ा होके मर जाता है, जजमेंट नहीं आता। और एक स्पेशल सेक्रेटेरिएट होना चाहिए हर हाई कोर्ट के अंदर में और हर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, जो जजेस का परफॉर्मेंस को भी इवेल्युएट कर पाए। एक सेक्रेटेरिएट होना चाहिए। ये बस एक लाइन लिख लीजिए रिफॉर्म का। रिफॉर्म का क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस वाला एक कॉलेजियम वाला रिफॉर्म होना चाहिए, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस आना चाहिए, टाइम लिमिट होना चाहिए, और स्पेशल सेक्रेटेरिएट होना चाहिए जजेस का परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए। और मोस्ट ऑफ द केसेस जो इंडिया में है ना, जो 4 करोड़ केसेस है, उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो जमीन का केसेस है। जितना भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है सब ब्रदर ब्रदर के ऊपर में जो डिस्प्यूट है, मतलब जो लैंड रिलेटेड जो डिस्प्यूट है उसका केसेस सबसे ज्यादा है। तो इसका सॉल्यूशन के लिए हम अगर हम लोग सारे लैंड को डिजिटाइज कर दें तो उससे ये प्रॉब्लम थोड़ा कम हो जाएगी। तो मल्टी डायमेंशनल रिफॉर्म होना चाहिए, खाली जुडिशियल रिफॉर्म होने से भी नहीं होगा। और वो ये भी एक पॉइंट आप डाल दीजिए। नाउ देयर इज अ ऐप सुपेस करके जो पोर्टल उन्होंने ओपन हाँ, करा वो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सुपेस मैं लिख के रखा हूँ, सुपेस सुपेस जैसा है, ये और भी। सर अभी लाइव जजमेंट्स भी वो लोग पास कर रहे हैं। हाँ, वो सब तो हो गया है। जो नहीं हुआ है वो हम लोग लिखना है। पर सुपेस आप लिखना है, सुपेस टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुड बी यूज्ड टू प्रोनाउंस द जजमेंट। और सुपेस वो लिंक होता है ना, वो उनका जजमेंट वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वो उसको छोड़ देता है, वो सब ये है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी इंटरव्यू में भी मुझे पूछा था कि ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो है उसी से कोर्ट का केसेस जितना भी पेंडिंग है वो सॉल्व होगा, मतलब आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट। तो ये एक एक्ट गवर्नमेंट बनाना है, अल्टरनेट डिस्प्यूट मेडिएशन मेडिएशन एक्ट, और उससे बाहर कोर्ट के बाहर सेटलमेंट का कोई उपाय करना है, मेडिएटर अपॉइंट करना है। और सर बताइए। जैसे लोकपाल का भी है कि अगर वो डिसीजन पास कर देते हैं, फिर भी हम्म आप हायर जुडिशरी में उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। हम्म। तो वो हम अगर ये कर दे कि एडियाज का एक बार जजमेंट आ जाए, तो पर दैट शुड। लोकपाल में ऐसा नहीं है क्या, जजमेंट एक बार पास होने के बाद क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, ऐसा है ना? लोकपाल में ऐसा है कि जजमेंट एक बार पास हो गया तो इट कैनॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि जजमेंट ही पास होगा जब दोनों पार्टी एग्री होगा। तो तो सर जब लोकपाल वो में फाइनल तक पहुंच जाते हैं, तो दे जस्ट हम्म डिसाइड टू गो आउट ऑफ लोकपाल एंड हम्म वो दे
अप्रोच अनदर जुडिशियल ऑर्गन, मतलब हाँ, वो नहीं होना चाहिए, पर मुझे जितना इंस्टीट्यूट पता है, लोकपाल का डिसीजन को ये नहीं कर सकते हैं, चैलेंज नहीं कर सकते। और फास्ट ट्रैक कोर्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन का होना है, मल्टी डायमेंशनल रिफॉर्म होना है। और वैकेंसी शुड बी फिल्ड, जो वैकेंसी है जितना भी जैसे कि 35% लोअर जुडिशरी का पोस्ट वैकेंट है, ये भी लिख ले। 4 करोड़ केसेस आर पेंडिंग इन ऑल ऑफ जुडिशरी, ये भी लिख ले। और 400 वैकेंसीज आर देयर इन हाई कोर्ट, इसको भी फिल करना है। और एक ये है पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट जो जजेस लोग ले रहे हैं, उसको स्टॉप करना है। नहीं तो उसका अभी मैंने जो लाइन लिखाया था कि पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स raises questions about the quality of pre-retirement judgments. अच्छा, कोई बताएगा कि अभी क्या पोजीशन है? तो यही सब जुडिशियल रिफॉर्म है, सब सब जगह आप लोग को लिखना है। और जुडिशियल एक्टिविज्म का कोई भी क्वेश्चन आए, आपको डिफेंड करना है जुडिशियल एक्टिविज्म को, क्योंकि जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत जरूरी है पुअर पीपल को जस्टिस दिलाने के लिए। तो जुडिशियल एक्टिविज्म में आप लोग थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिएगा। पर सर जुडिशियल एक्टिविज्म जब जुडिशियल ओवररीच हो जाता है तब? अच्छा, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच दोनों एक ही चीज है। जो लोग उसको लाइक नहीं करते हैं उसको ओवररीच कहते हैं, जो लोग उसको पसंद करता है उसको जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। अच्छा, जुडिशियल एक्टिविज्म को कैसे डिफाइन करेगा आप लोग? जुडिशियल एक्टिविज्म में भी डिफाइन है प्रोएक्टिव रोल प्लेड बाय द जुडिशरी सर। क्या के लिए? प्रोएक्टिव रोल फॉर played by the judiciary to protect the fundamental right of the citizen। जो आपने जो कहा, प्रोएक्टिव रोल प्लेड बाय द जुडिशरी टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द सर सिटीजन। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। Sir, if there is issue, we can continue the class in the next lecture. ये सर, ये ओके ओके, ठीक है, फिर आज रहने देते हैं, आज कुछ हो नहीं रहा है। ओके सर, बहुत कल डिस्टरबेंस ज्वाइन। आ रहा है। ओके सर, बीच बीच में ब्रेक हो रही है सर काफी आवाज। हाँ हाँ, तो कल ज्वाइन करते हैं हम लोग, कल ज्वाइन करते हैं। आज जो डिस्कस किया है वो ये रहने देंगे, कल हम लोग इसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव डिस्कस करेंगे। ओके सर। ओके सर। और उसके बाद हम लोग ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और अर्बन गवर्नमेंट, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और अर्बन गवर्नमेंट है। सर हम इसके बाद अगर स्टेट वाला चैप्टर ले लेंगे तो एक लिंक हो जाएगा, मतलब यूनियन के ठीक है बाद ठीक है, state, मैं स्टेट वाला ही पढ़ा दूंगा, कोई बात नहीं। क्योंकि सर वो एकदम लोकल और अर्बन में चले जाएंगे ना तो ये छूट जाएगा फिर, मतलब ठीक है ठीक है ठीक है, स्टेट वाला ले लेंगे। स्टेट का जो जो इश्यूज है वो डिस्कस कर लेंगे। पर आप लोगों को कुछ बेनिफिट हो रहा है क्लास से? सर दिमाग खुल रहा है इन शॉर्ट। यस सर। इसीलिए मैं सोचता हूँ सारे लोग पार्टिसिपेट करें ना तो मजा आएगा, तभी आप लोग के माइंड में छप जाएगा ये सब, जितना डिस्कशन हो रहा है वो पूरा ये हो जाएगा। और आप लोग आंसर लिख के भी आप हमको भेज सकते हैं, मैं चेक कर दूंगा, अभी फ्री ही हूँ मैं। विल ट्राई सर। ठीक सर है, परसों तक मैं भेज देंगे कुछ आंसर्स। हाँ भेजिए आप लोग, मैं चेक कर दूंगा। और वो जो टेस्ट में आपको लगे कि कम मार्क मिल रहा है तो वो भेज दीजिएगा, क्योंकि आप लोग तो 10 स्टूडेंट ही है, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। पिछले बार मैंने ओके जितना सर। मेंस लोग लिखे थे सबका पेपर चेक किया था, तो चेक ही कर रहा हूँ जब से पेपर ही। ठीक है, फिर कल मिलते हैं हम लोग। गुड सर नाइट। इट विल बी बेटर इफ यू पोस्ट एनी 2-3 क्वेश्चन, अगर हम जो भी चैप्टर पढ़ते हैं जैसे अभी इसको कंप्लीट ठीक कर है लेंगे ठीक तो है उसके बाद अगर 2-3। पीवाईक्यू लिख देते हैं ना, सर के लिए भी आसान रहेगा, हमारे लिए भी आसान रहेगा, पीवाईक्यू लिख देते हैं। हाँ ये ठीक भी है ठीक है। ठीक है, मैं एक एक क्वेश्चन आप लोग को दे दूंगा, एक यूनिट से एक क्वेश्चन। आप पीवाईक्यू से ही दे देना सर, वो ज्यादा सही हाँ, रहेगा जिसमें। और मैं कहाँ से क्वेश्चन बनाऊंगा, मैं तो वहीं से लाता हूँ ना।
ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। ओके, गुड गुड नाइट, नाइट सर। ओके गुड नाइट, ठीक। गुड नाइट, गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट।